आईक्यू भी चेक करी जाती है और साथ में उसका लर्निंग डिसेबिलिटी एसएलडी का जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो भी किया जाता है। उसी से हम जान पाते हैं कि बच्चे में क्या समस्या है। नमस्कार। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरी से लेके 5वीं के बच्चों को क्या समस्याएं आती हैं और उसका क्या हल है। ओवर टू सारिका बिसारीमन। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने उन बच्चों की जो 2nd, 3rd, 4th और 5th में पढ़ रहे हैं। अब वो बच्चे जो हैं फर्स्ट पास कर चुके हैं, तो माता पिता को लगता है कि हमारा बच्चा तो अच्छा खासा पढ़ रहा था, सारे आंसर करता था, देख भी लेता था, लिखता भी था। पता नहीं अचानक स्कूल वालों को ना टीचर चेंज हो गई। बहुत बार पेरेंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं 2nd में आते ही कि टीचर चेंज हो गई ना, इसलिए मैडम मेरा बच्चा सेटल नहीं हो रहा है, इसलिए वो लिख नहीं पा रहा है या वो पढ़ नहीं पा रहा है, या उसको मैथ्स की अचानक से गलतियां करने लगा। पहले तो वो बहुत आराम से 1 to 100 तक लिख लेता था, बोर्ड पे टीचर लिखती थी वो लिख लेता था, बिफोर आफ्टर भी कर लेता था। अब पता नहीं क्यों समस्या आ रही है। अब पर हमें तो स्कूल ने भेज दिया इसलिए हम आ गए। और कभी अधिकतर वो लोग डिनाइल मोड में भी होते। माता पिता हैं, उनका एक ही बच्चे 2 बच्चे हैं जो बहुत प्रेशियस है उनके लिए, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट आजकल का जैसा वातावरण उसमें कम ही बच्चे होते हैं, तो माता पिता बहुत ध्यान भी रखते हैं कि बच्चे में ऐसी कोई दिक्कत ना आए। वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। और अचानक से उन्हें मालूम पड़ता है कि मेरा बच्चा क्लास में पीछे हो गया, वो रीडिंग नहीं कर पा रहा, या वो ठीक से लिख नहीं रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, बोर्ड से कॉपी ढंग से नहीं कर रहा, अक्षरों को उल्टा लिख रहा है। कई बार वो कहते हैं 1-2 अक्षर कभी कभी गलती लिखता है, बाकी सब सही लिखता है, और इतनी कभी गलती नहीं होती, पर टीचर ने फिर भी बता दिया। जब हम लोग उनकी नोटबुक्स को मंगाते हैं, सीबीएसई कहती है जब भी आप कोई असेसमेंट करें तो बच्चे की नोटबुक्स ज़रूर चेक करें, और हो सके तो पीछे की कॉपीज़ को भी चेक करें। तब उनको देखा जाता है क्लास 2nd में या 3rd में या 4th में, तब देखते हैं कि बच्चे का एक सेट ऑफ पैटर्न्स चल रहा है कि उसकी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो रही हैं, कहीं वो उसमें ऐड ऑन कर रहा है, कहीं वो एक ही स्पेलिंग को भांति भांति से लिख रहा है, जैसे BOY BYO, बी उल्टा बन गया, OY चल रहा। तो वो कहेंगे तो 1 ही 2 बार हो गया, 1 ही 2 बार तो डेफिनेटली हुआ, पर हर बार बॉय की स्पेलिंग ही नहीं हो गई। या जैसे जैसे 2nd, 3rd में आते हुए 3 लेटर्स से 4 लेटर्स 5 लेटर्स एक अच्छी स्पेलिंग्स आने लगे, बड़े बड़े फोनेटिक्स पर ड्रिल पर बच्चा चलने लगा, वहाँ स्पेलिंग EIR तो अधिकतर आगे पीछे कहीं भी सेट हो जाता है। तो कॉपी में हमेशा बहुत मिस्टेक्स दिख रही होती हैं बच्चे की, तो वो समझ में आ जाता है कि बच्चे में अचानक से ऐसी कोई समस्या नहीं आई, क्लास 1st में भी थी और 2nd में भी। या बच्चा रीड नहीं कर पा रहा, जब उससे अक्षरों को कहा कि 2nd में, जो बच्चा 2nd में वो तो आराम से मात्राओं का भी उसे ज्ञान हो गया है, ग्रामर भी आ गई है, आराम से वो एक छोटे छोटे सेंटेंसेस भी रीड कर सकता है, आराम से अपनी एक स्टोरी भी बना सकता है, लिख सकता है, एक पिक्चर को देख के डिस्क्राइब कर सकता है 4 to 5 सेंटेंसेस में। तो वहाँ पर बच्चा नहीं कर पा रहा है, यानी कि रीडिंग संबंधित, राइटिंग संबंधित और मैथ्स अगर देखी जाए तो बच्चा जो है नंबर नेम्स नहीं लिख पा रहा क्योंकि स्पेलिंग का काम है, या स्पेलिंग नंबर नेम लिख दिया है उसके नंबर्स का सही से नहीं लिख रहा। 76 को 6 पहले 7 बाद में लिख दिया, अब तो 67 बन गया, और यहाँ उन्होंने कहा 1 ही बार गलती हुई, पर ये कई बार हो रही है। या 6 उल्टा लिख दिया, 9 बना दिया, 3 में मिरर इमेज कर दी, प्लस माइनस में मिस्टेक कर रहा है बार बार बच्चा, पर्टिकुलरली कि वह जब सिंगल लेटर्स में, सिंगल नंबर्स में 3 और 5 जोड़ने थे तब जोड़ ले रहा है। जैसे ही 1 से 10 की पोजीशन आई या 1 से 10 100 की पोजीशन आई, वहाँ बच्चा मिस्टेक कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं ये ज़्यादा दिखने लगती हैं जब बच्चा 2nd और 3rd में आता है, और उस समय फिर जो असेसमेंट है वहाँ बच्चे की आईक्यू भी चेक करी जाती है और साथ में उसका लर्निंग डिसेबिलिटी एसएलडी का जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो भी किया जाता है। उसी से हम जान पाते हैं कि बच्चे में क्या समस्या है और बच्चा कहाँ पर पीछे हो रहा है अपनी
अदर क्लास के और बच्चों के साथ। हम कई बार डिसेबिलिटी बोलते हैं, कई बार डिफ़िकल्टी, दोनों में क्या फ़र्क है? सर, जो डिसेबिलिटी है वो एक तो परमानेंट होती है और डिफ़िकल्टीज़ है जिनमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से प्रोसेस देखी जाती है कि तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, पर ये परमानेंट नहीं है डिफ़िकल्टीज़। इसमें जैसे ही इंटरवेंशन किया जाएगा तो ये रिड्यूस हो जाएंगी। पर जिस बच्चे में डिसेबिलिटी फॉर्म्ड हो गई है, पर हम छोटे बच्चों में सेकंड थर्ड फॉर्म में क्लास में जब असेसमेंट किया जाता है तो वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ ही डायग्नोस किया जाता है, क्योंकि मान के चलते हैं कि इतने छोटे बच्चे को जो मिस्टेक्स आ रही हैं उसमें हम करेक्शन कर सकते हैं। हाँ, अगर फोर्थ का बच्चा फर्स्ट के लेवल पर आ रहा है तो डेफिनेटली बुद्धि की क्षमता सामान्य एवरेज है, अबव एवरेज है, लेकिन बच्चा फोर्थ में पढ़ के फर्स्ट जैसा लिख रहा है, या एक पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, या माई सेल्फ नहीं लिख सकता, या माई फैमिली नहीं बता सकता, तो डेफिनेटली फिर वो डिसेबिलिटी की तरफ ही जाता है। तो ये डिफरेंस है सर कि डिसेबिलिटी और डिफ़िकल्टीज़ में। इनमें इंटरवेंशन में भी फ़र्क होता है दोनों में, कि हम दोनों बच्चों के साथ क्या करेंगे? डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ क्या मदद दी जाएगी और डिफ़िकल्टी वाले बच्चों के साथ क्या मदद की जाएगी? बिल्कुल सर, जिन बच्चों में डिसेबिलिटी अगर हो जाती है उनमें सेकंड थर्ड फोर्थ में उनका सिलेबस रिड्यूस किया जाता है, उनको MCQ बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाता है, और साथ में उनको अगर राइटिंग से संबंधित समस्या है तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। जैसे UT है 1 आवर का है तो उनको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और इन बच्चों के तो 3 आवर्स के कुछ स्कूल में नहीं एग्ज़ाम होते हैं, 2 आवर्स या 2.5 आवर्स के होते हैं, तो उन्हें 30 मिनट्स 45 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। सिलेबस रिड्यूस किया जाता है, उनका एक स्पेशल पेपर भी बनता है। तो ये हुआ डिसेबिलिटी वाले बच्चे का। जो डिफ़िकल्टीज़ वाले बच्चे हैं उनका पेपर में सिलेबस रिड्यूस होता है लेकिन उनका स्पेशल पेपर नहीं बनता। उनके लिए MCQ बेस्ड नहीं, अंडर सुपरविज़न उनका एग्ज़ाम लिया जाता है। दोनों ही बच्चों में अंडर सुपरविज़न, यानी कि स्पेशल एजुकेटर के साथ या उनकी किसी टीचर को अपॉइंट किया जाता है जो उनको पेपर में बताती है कि अब क्वेश्चन 1 का रीड करके देती है, फिर क्वेश्चन 2 को रीड करके देती है, अगर बच्चे में रीडिंग से संबंधित, कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित समस्याएं हैं। तो यहाँ बच्चों को जो मदद मिलती है वो डिफरेंस यही आ जाता है कि उनका समय की सीमा मिल जाएगी, उनका पेपर एक MCQ और ज़्यादा बेस्ड होगा और सिलेबस उनका कम होगा। डिफ़िकल्टीज़ वाले बच्चों का टाइम एक्स्ट्रा नहीं होता क्योंकि वो कर पाते हैं अनलेस अनटिल कि उसकी राइटिंग की दिक्कत हो तभी उसको मिलेगा, अदरवाइज़ उसको कंसेशन टाइम में नहीं मिलेगा। पर पेपर दोनों के ही अंडर सुपरविज़न होंगे। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में बताया था कि स्कूल को ये नोटिफाई करना होता है, तो इन बच्चों को भी आगे फर्दर वो स्टेट बोर्ड या CBSE को भी नोटिफाई करते हैं कि बच्चों में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम आ रही है, जबकि वो छोटी क्लास में है, या स्कूल के लेवल पे ये सेटल हो जाता है? नहीं सर, यहाँ CBSE को इन्फॉर्म नहीं करना होता है। ये तो गवर्नमेंट पेरेंट्स से मांगती है कि आप पहले से डिक्लेयर कर दीजिए। अगर पहले से डिक्लेयर होता है तो उन बच्चों को निरंतर ये हेल्प मिलती रहती है जब तक कि उनकी तकलीफ़ दूर ना हो या डिसेबिलिटी। और जैसे ही बच्चा 6 साल का होता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है नर्सरी या प्ले स्कूल जाते हैं वो 3.5, 4 और बिलो 6 ईयर होते हैं। जैसे ही 6 ईयर होते हैं तो गवर्नमेंट का निर्देश है कि हमें IQ कराना चाहिए, क्योंकि IQ से ही हमें मालूम पड़ता है कि बच्चा स्लो लर्नर तो नहीं है या बॉर्डरलाइन वो तो नहीं है उसमें बुद्धि तो, या मेंटल रिटार्डेशन की तरफ तो नहीं है बच्चा, तो ये जान पाते हैं। तो IQ के बाद जिन बच्चों का एवरेज और अबव एवरेज IQ है पर फिर भी दिक्कत है तो वो डिफ़िकल्टीज़ या डिसेबिलिटी की तरफ जाता है। ये स्कूल में ही डिसाइड होता है, उनकी काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और प्रिंसिपल लेवल पर। तो मैम अब जैसे कि हमें पता लग गया है कि बच्चा 2nd से 5th में है और उसे डिफ़िकल्टी है या डिसेबिलिटी है, तो इसमें जब पहली बार पता लगता है कि कोई परेशानी आ रही है, स्कूल की कॉपीज़ में बार बार गलती हो रही है, तो उसमें मैम पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? उनको कैसे मदद करनी चाहिए अपने बच्चे की? स्कूल से क्या मदद मांगनी चाहिए और एक प्रोफेशनल को कब दिखाना चाहिए और उसमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? जैसे कि सर टीचर्स जब बताती हैं तो पेरेंट्स को सबसे पहले धैर्य के साथ सुनना चाहिए कि टीचर क्यों कह रही है,
बार बार गलतियां हो रही हैं, क्योंकि पीटीएम में बताया जाता है कि ये बच्चा मिस्टेक कर रहा है, या बच्चा सही से रीड नहीं कर पा रहा, या उसको मात्राओं का ज्ञान नहीं है, या नंबर्स में तकलीफ़ है उसको, वो एडिशन सही नहीं करता, सब्ट्रैक्शन सही नहीं करता, क्योंकि सेकंड थर्ड लेवल पे बहुत एकदम शुरुआत है जिसमें बहुत जल्दी पकड़ हो जाती है। तो टीचर्स बोलते हैं उनको और कि आप जाकर अपने बच्चे का असेसमेंट कराइए, तब वो लोग पहले तो डिनाइल मोड में चले जाते हैं कि नहीं असेसमेंट कराएंगे, तो उनके सबसे पहले उनको एक फियर होता है कि बच्चे को स्कूल से निकालने का बहाना है। तो कई बार पेरेंट्स स्कूल ही चेंज कर देते हैं, बच्चे की तकलीफ़ ना देखकर वो स्कूल चेंज कर देते हैं, और बच्चों का एक बार नहीं 2 बार स्कूल चेंज हो जाते हैं, पर बच्चे की समस्या वही बनी रहती है। तो पेरेंट्स को जो टीचर्स कोई डिफ़िकल्टीज़ या डिसेबिलिटी के बारे में कुछ समझा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपके बच्चे में यह हर चीज़ है जिसके बारे में पूरी नॉलेज दी जा रही है, पर वो ये कहते हैं कि अगर इनमें से किसी चीज़ में बच्चे में कोई तकलीफ़ आ रही है, तो कम से कम वो अपने बच्चे को उसी समय देख लें। तो इस समय जो है वो बच्चे सेकंड में है तो उसका आईक्यू किया जाएगा और उसका एजुकेशन असेसमेंट किया जाएगा। वहीं पर हमें मालूम पड़ जाएगा कि बच्चे में डिसलेक्सिया है या डिस्ग्राफिया है या डिस्कैल्कुलिया है या मिक्स स्कॉलस्टिक। मिक्स स्कॉलस्टिक का मतलब होता है बच्चे में एक से ज़्यादा तकलीफ़, यानी कि बच्चे में रीडिंग भी नहीं अच्छी है और साथ में राइटिंग भी। बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा है, पढ़ के समझ भी नहीं पा रहा है, और समझ नहीं पा रहा तो लिख भी नहीं पा रहा है। लिखने में वो बोर्ड से कॉपी तो कर रहा है पर उसमें भी गलतियां कर रहा है, लाइन छोड़ रहा है। तो ये सारे असेसमेंट के थ्रू हम जान पाएंगे कि बच्चे में क्या समस्या है और हमें कहाँ करनी है। बहुत बार तो देखा जाता है कि माइल्ड टू मॉडरेट ही डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिनमें इंटरवेंशन 4, 5, 6 मंथ किया जाए और स्कूल मदद करे। अगर जैसे स्कूलों के पास एक स्पेशल एजुकेटर पर कई बच्चे हैं तो कई पेरेंट्स होते हैं जो अफोर्ड करते हैं या गवर्नमेंट सेटअप में भी जाते हैं खुद सीखने के लिए, तो वहाँ वो बच्चों की स्पेशल एजुकेटर के अंडर में क्लासेस लें, कराएं और अपनी इस बच्चे की सही मदद कर पाएँ, ये सोचे बिना कि मेरे बच्चे पर कोई लेवल लगाया जा रहा है या मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा अगर उसने ये सर्टिफिकेट ले लिया या उसकी जांच करा दी गई। तो मैं एक बार जब जांच हो गई और सर्टिफिकेट मिल गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर? सर, जब नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि स्कूल में ईमानदारी से पेरेंट्स को जमा करना चाहिए। जो टीचर्स होती हैं वो रिसोर्स रूम में, गवर्नमेंट में जो है वो रिसोर्स रूम कहलाते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स में उन पर स्पेशल एजुकेटर के, काउंसलर के रूम में जो एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं बच्चों की। और बच्चे अगर वहाँ पर पूरा नहीं कवर कर सकते तो बाहर से भी पेरेंट्स मदद ले सकते हैं और ख़ुद भी सीख सकते हैं कि उन्हें अपने बच्चे की क्या मदद करनी है, किस तरह से उसको पढ़ाना है। अगर बच्चे में मैथ्स में कोई डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो उसके कारण अदर सब्जेक्ट तो डिफ़िकल्टीज़ में नहीं जा रहे, वो बच्चा जहाँ अच्छे से कर सकता है वहाँ उसकी पूरी मदद करें। और मैथ्स में अगर उसकी समस्या है तो उस पर फोकस करें, टीचर्स से सिलेबस के बारे में बात करें कि इसका रिड्यूस किया जाए, जो उनको असेसमेंट के बाद जो भी सीबीएसई के नॉर्म से उनको फैसिलिटी मिल रही है वो स्कूल से बात करें, उसमें रिटर्न एप्लीकेशन लिख कर दें कि ये समस्या आई है, रिपोर्ट अपनी जमा करें और बच्चे की सही मदद करें। और उससे ये उम्मीद ना करें कि ये तो पीछे रह जाएगा या ये फर्स्ट नहीं आएगा या इसको फर्स्ट ही आना चाहिए, हमने तो इतनी सारी फैसिलिटी दिला दी हैं। सुनिए, रियलिस्टिक बनना चाहिए और अपने बच्चे की कमी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैम ने की। उसका इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ये है कि आप ये उम्मीद ना करें कि जिसको इंग्लिश में लिखने की दिक्कत आ रही है तो अगर आपने असेसमेंट करा ली है, उसकी इंटरवेंशन कर ली है तो वो सब्जेक्ट में टॉप मारने लगेगा। टॉप तो वो उसी सब्जेक्ट में मार सकता है जिसमें वो मास्टर है। जिस सब्जेक्ट में उसको ऑलरेडी डिफ़िकल्टी है, डिसेबिलिटी है तो बात ही ख़त्म हो गई। अगर डिफ़िकल्टी है तो उसमें उसकी मदद की जा सकती है, वो पास हो सकता है, इतनी ही उम्मीद करनी चाहिए। जैसे मैं पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मैथ्स में मुझे टॉप करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट हिंदी इंग्लिश में मैंने पूरे साल मेहनत की थी 10th में, तब जाके मेरे ठीक ठाक से नंबर आ पाए थे। तो ये कई बार पेरेंट्स को लगता है कि तारे ज़मीन की तरह वो अचानक ही सारा इंटेलिजेंट हो जाएगा, तो वो मूवी में होता है, वो रियल लाइफ में ऐसा
नहीं होता। तो सारिका पिसारिया मैम का मैं थैंक्स देना चाहूँगा। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में मैम ने बहुत डिटेल में हमें समझाया कि 2nd से 5th के बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफ़िकल्टी और डिसेबिलिटी क्या होती है, क्या हमें असेसमेंट करानी चाहिए, उसके लिए हमें जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से IQ टेस्ट कराना चाहिए। जैसे सारिका मैम है वो एजुकेशन असेसमेंट करती हैं, जिससे हमें पता लगता है कि सब्जेक्ट वाइज डिफ़िकल्टी है, डिसेबिलिटी है। उसके बाद इंटरवेंशन का प्रोग्राम बनता है जो कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक भी हो सकता है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मैम से ऑलरेडी सेशंस लेते हैं और उसके बाद काफ़ी अच्छे से वो नॉर्मलाइज हो पाते हैं। बट कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको डिसेबिलिटी होती है, तो अल्टीमेटली उनको कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ना ही पड़ता है, जो आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे। हम बात करेंगे बच्चे जो कि हैं 6 से लेके 8 स्टैंडर्ड तक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।